देखो, कल की वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि कॉम्पोजिशन स्कीम के दो पैरेलल सेक्शन एक साथ चल रहे हैं। पहला 10 ब्रैकेट 1, और जहां 10 ब्रैकेट 1 लगता है वहां 10 ब्रैकेट 2 साथ में लगेगा, राइट। और इसके अलावा जो है वो है 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए, ठीक है। अच्छा, अब कल कल वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को नहीं किया था, वो आज पहले हम उन पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। देखो, 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 वाले, उसके अंदर मैक्सिमम 4 कैटेगरीज पॉसिबल हैं कि 4 कैटेगरी के लोग ही 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से लोग हो गए वो? पहला बंदा जो मैन्युफैक्चरर है, दूसरा बंदा जो ट्रेडर है, तीसरा बंदा जो मैन्युफैक्चरर भी है और ट्रेडर भी है, और चौथा जो केटरिंग और रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है वो। केवल ये 4 ही कैटेगरीज बनती हैं जो 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई पांचवी कैटेगरी अवेलेबल ही नहीं है 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 के अंदर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ये तीनों बिजनेस एक साथ कर रहा है, तो तीनों बिजनेस एक साथ मतलब जो मैन्युफैक्चरर भी है, जो ट्रेडिंग का भी काम कर रहा है, और जो रेस्टोरेंट और केटरिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा बंदा अगर तीनों बिजनेस कर रहा है तो उसको 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। रिपीट, जो बंदा मैन्युफैक्चरर भी है, ट्रेडर भी है, और रेस्टोरेंट या केटरिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उस बंदे को 10 ब्रैकेट 1 रेड विथ 10 ब्रैकेट 2 के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। तो क्या इस बंदे को 10 कोई कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी तो क्या इसको हमेशा ही रेगुलर स्कीम मिलेगी? देखो, इसका जवाब हम लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, मतलब लेंगे, और थोड़ा पेशेंटली सुनना, ठीक है। मेरे पास कॉम्पोजिशन स्कीम इन तीनों के लिए भी एक साथ एप्लीकेबल हो सकती है, अवेलेबल हो सकती है। कहां? पहला तो 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए के अंदर इनको मिल सकती है, ठीक है। देखो, 10 ब्रैकेट 2 ए के थोड़े नुकसान हैं। क्या नुकसान है वो हम अभी डिटेल में आगे देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएंगे। इसलिए हम अवॉइड करेंगे कि हमें 10 ब्रैकेट 2 ए के अंदर ना जाना पड़े, क्योंकि 10 ब्रैकेट 2 ए के अंदर वो सारे बंदे कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जो 10 ब्रैकेट 1 से बाहर हैं। तो वो तीन लोग अगर कोई बंदा जो 3 बिजनेस इकट्ठे कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का, रेस्टोरेंट और केटरिंग वाला, उसको 10 ब्रैकेट 1 में तो नहीं मिलेगा, तो उसको 10 ब्रैकेट 2 में मिल जाएगा। 110 मतलब परसेंट उसको 10 ब्रैकेट 2 के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी, पहली बात, ठीक है। तो क्या कर सर कोई और रास्ता नहीं है कि इसको कॉम्पोजिशन स्कीम दिलवा दिया जाए 10 ब्रैकेट 1 के अंदर? रास्ता है, थोड़ा सा पेशेंटली मतलब सुनेंगे, रास्ता निकलेगा, निकल आएगा। देखो, जो हम लॉ को एनालाइज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, तो जिस हिसाब से उसकी वर्डिंग्स दिए गए हैं उसके हिसाब से एक पॉसिबिलिटी नजर आती है। क्या? हमें इस कॉम्पोजिशन के सेक्शन 10 के साथ हमें रजिस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर 25 पढ़ना पड़ेगा। ओहो सर, रजिस्ट्रेशन तो रिवाइज ही नहीं है, अब क्या करें? उम्मीद तो है कि मतलब रिवाइज नहीं होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराने का कोशिश करता हूं। आपने रजिस्ट्रेशन के में पढ़ा था कि
वहां सेक्शन 25 के अंदर अलाउ किया गया था कि एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी में एक बंदे को एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन दिए जा सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन दिए जाएंगे। याद आ रहा है? मतलब कोई बंदा जो एक स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन चाह रहा है तो उसको एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिल सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। सर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थे? आपने रूल नंबर 11 पढ़ाया था मैंने आपको, वहां पे उसने कहा था कि उसमें कुछ कंडीशन दिए गए हैं, अगर ये कंडीशन मीट आउट हो जाएंगे तो इनको एक स्टेट के अंदर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली 3 कंडीशन देके रखी हुई थी। मेरे को केवल एक कंडीशन उठानी है जो रेलेवेंट है। रेलेवेंट क्या था? देखो बेटा, ऐसा है, उसके अंदर ये लिखा था कि अगर आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो जितने भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए हैं आपने, वो सब या तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे या फिर रेगुलर स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे। रिपीट, अगर आप एक स्टेट के अंदर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो वो सारे रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जिनके सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए हैं, वो या तो कॉम्पोजिशन स्कीम को के लिए अप्लाई करेंगे या रेगुलर के लिए अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब, या तो हर एक बिजनेस कॉम्पोजिशन स्कीम लेगा या फिर हर एक बिजनेस रेगुलर स्कीम लेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिजनेस के लिए मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले लूं और एक बिजनेस के लिए मैं मतलब रेगुलर स्कीम ले लूं। राइट? अब हम उसी क्लॉज का फायदा उठाने का कोशिश करते हैं। क्या हमें सेपरेट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, बस कंडीशन ये है कि अगर हम लेंगे तो कॉम्पोजिशन स्कीम लेंगे। ठीक है साहब, अब हम कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहे हैं। जब हम सेक्शन 10 को पढ़ते हैं तो उसके अंदर वर्ड रजिस्टर्ड पर्संस लगे हुए बेटा। रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन का मतलब है द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। ठीक है, और जब आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो वो 2 पर्सन बन जाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन बन जाएंगे। आपने जितने भी रजिस्ट्रेशन लेके रखे हुए हैं वो 2 या वो अलग अलग डिस्टिंक्ट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 10 के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन है वो कहते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन के अंदर आप ये तीनों को 3 बिजनेस एक साथ नहीं कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम लेके। मतलब एक सिंगल रजिस्ट्रेशन में मैं मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और केटरिंग या रेस्टोरेंट की सर्विसेज एक साथ प्रोवाइड नहीं करा सकता एक सिंगल रजिस्ट्रेशन में। तो ठीक है साहब, हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है ना, एक रजिस्ट्रेशन में ही तो नहीं कराएंगे, एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेके तो करा सकते हैं। बस यही एक लूप होल है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इनको 10(1) के अंदर सेपरेटली रजिस्ट्रेशन दिला देंगे। ठीक है, तो किसी बंदा, कोई ऐसा बंदा जो कि ये तीनों बिजनेस एक साथ कर रहा है, उसके पास 2 ऑप्शंस हो गए। पहला ऑप्शन क्या है कि वो 10(2) के अंदर जाके कॉम्पोजिशन स्कीम ले ले, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये, वो 10(1) के अंदर भी रजिस्ट्रेशन, वो 10(1) के अंदर भी उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी, बट कंडीशन ये है कि उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब सब कितने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लें? 3 बिजनेस कर रहे हैं तो तीनों का अलग अलग ले लें। हाँ बेटा, तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि वहां तो उसने कहा था कि आपको जितने रजिस्ट्रेशन चाहिए हो उतने रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे। कंडीशन ये है
कि आपके सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस होने चाहिए। अगर आप सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस से सेपरेट ये अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अलग 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 रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे। तो इसमें भी पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा कि या तो आप 3 रजिस्ट्रेशन ले लें। पहला मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दूसरा ट्रेडिंग के लिए, तीसरा रेस्टोरेंट और केटरिंग के लिए। ठीक है, या आप 2 रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। पहला मैन्युफैक्चर प्लस ट्रेडिंग के लिए और सेकंड रेस्टोरेंट और केटरिंग की सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई बंदा जो कि ये तीनों बिजनेस एक साथ कर रहा है उसको भी कॉम्पोजिशन स्कीम दिला सकते हैं, 10 ब्रैकेट 1 के अंदर ही दिला सकते हैं, और इसके लिए हमें सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ जाएंगे। अब सेपरेट रजिस्ट्रेशन कितने लेने हैं, या तो मैं दो लूंगा तो भी मेरे को मिल जाएगा, और अगर 3 भी लेता हूं तो भी मेरे को कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी। ठीक है, जो मैंने अभी 5-7 मिनट में बताया, 2 मिनट में इसको दिमाग में रिटेन करने का कोशिश करो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हम पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, अदर कंडीशंस। मतलब जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस थे वो तो आपने पढ़ लिए, उसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं जो आपको चेक करने पड़ेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम लेते वक्त। क्या क्या? पहला, देखो अभी हमने सेपरेट रजिस्ट्रेशन की बात करी है, उससे इस पॉइंट को कंफ्यूज करने का कोशिश मत करना, पहली चीज। अब देखो ये पॉइंट, ये कंडीशन जो है उसका पहला पॉइंट क्या कहने का कोशिश कर, वो कहते हैं अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशंस लेकर रखे हैं, हाँ बेटा, अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशंस लेकर रखे हैं और आप कॉम्पोजिशन उसके अंदर ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो बेटा ऐसा है, अब आपको एक काम करना है, या तो कॉम्पोजिशन स्कीम सबके लिए 10 ब्रैकेट 1 के अंदर लो, या फिर सबके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम 10 ब्रैकेट 2A के अंदर लो। सर ये तो बड़ा बवाल है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सेपरेट सेपरेट सेपरेट, यहाँ बुद्धि सेपरेट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ठंड रखो, आएगा सब। वहां हमने देखा कि हमारे पास सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेके 10 ब्रैकेट 1 के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम लेने का ऑप्शन अवेलेबल था। ठीक है, अब ये एक नया प्रोविजन डाला गया है, वो कहता है कि अगर आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन जिन बिजनेसेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए हैं वो सभी सभी, एक नहीं, वो सारे रजिस्ट्रेशन या तो 10 ब्रैकेट 1 के अंदर लिए जाएंगे या 10 ब्रैकेट 2A के अंदर लिए जाएंगे। ये इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, रिटेन करने का कोशिश करेंगे, उम्मीद है आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, मैं एक और बार रिवाइज करता हूँ। वो कहता है अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेके चुके हैं, मान लीजिए आपने तीन रजिस्ट्रेशन हैं आपके, 2 एक स्टेट में है और एक आउटसाइड स्टेट है। ठीक है,
तो जो तीन तीन रजिस्ट्रेशन आपने लिए हैं उनके लिए अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाह रहे हैं तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम या तो 10(1) के अंदर मिलेगी या 10(2) कैपिटल ए के अंदर मिलेगी। कहने का मतलब एक रजिस्ट्रेशन के लिए 10(1) में कॉम्पोजिशन ले लूं और एक बाकी के दो के लिए 10(2) में कॉम्पोजिशन ले लूं, ऐसा अलाउड नहीं है। लेना है तो तीनों के लिए मेरे को 10(1) में लेना पड़ेगा या तीनों के लिए मेरे को 10(2) में लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो बेटा, अभी हम लोगों ने जो सीखा अब हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू करने का कोशिश करते हैं। ठीक है सर, एग्जाम्पल लेना अच्छा सा कोई। हाँ बेटा, अच्छे ही लेंगे, अपना एग्जाम्पल लूंगा मैं। हाँ सर, तो अच्छा ही होगा। देखो सर, ये है। हाँ सर, है तो सही। तो लेकिन सर के पास सीओपी नहीं है। अच्छा, मतलब सर जो है वो सीए हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है सर, तो क्या काम करते हैं? सर टैक्स कंसल्टेंसी का काम करते हैं। सर ये टैक्स कंसल्टेंसी का काम सीओपी लेके नहीं हो सकता था। हो सकता था, लेकिन बेटा सीओपी के साथ आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना। और क्योंकि मेरे पास सीओपी नहीं है तो मैं अपनी टैक्स कंसल्टेंसी की जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ, अब उसके लिए मेरे को एडवर्टीजमेंट का अगर कभी निकालना पड़ता है तो मैं उसका एडवर्टीजमेंट निकाल देता हूँ। अच्छा सर, तो एडवर्टीजमेंट के लिए हम सीओपी को ना लें, और क्या हम सारे काम सीए वाले मतलब कर पाएंगे? नहीं बेटा, सीए का अगर आप सीओपी नहीं लेते हैं तो आपको ऑडिट का काम नहीं मिल सकता, अकाउंटिंग का काम नहीं मिल सकता। आप टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, तो सर इस वक्त टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस करते हैं। अच्छा बेटा, उसके अलावा सर और भी कोई कोई बिजनेस है क्या? हाँ बेटा, सर एक बिजनेस और करते हैं। अच्छा सर, आपने तो बताया ही नहीं हमें अब और भी बिजनेस। क्या बिजनेस है सर? बेटा बिजनेस है मोबाइल की ट्रेडिंग का। अच्छा सर, डबल डबल बिजनेस कर रहे हैं? नहीं बेटा, मेरा एक ही काम है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये मोबाइल की ट्रेडिंग का बिजनेस ले लिया। ठीक है, फाइनली हमारे एग्जाम्पल के लिए दो बिजनेस हो गए। पहला टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस और सेकंड मोबाइल की ट्रेडिंग का बिजनेस। अच्छा सर, तो मुद्दा क्यों है, हम लोगों ने एग्जाम्पल क्यों लिया है? हमने एग्जाम्पल इसलिए लिया है, मैं दो तरीके के बिजनेस कर रहा हूँ, क्या अब मेरे को इन दोनों बिजनेस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी? सिचुएशन नंबर 1, देखो तीन तरीके के सिचुएशन हमें सीखने हैं, तीन तरीके की पॉसिबिलिटी सीखनी है हमें। पहली पॉसिबिलिटी है मैं एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लूं, सेक्शन 10(1) में लूं। दूसरा, मैं दो रजिस्ट्रेशन लूं, दो कॉम्पोजिशन के रजिस्ट्रेशन लूं, या तीसरा फाइनली मैं एक रजिस्ट्रेशन लूं लेकिन 10(2) के अंदर लूं। रिपीट, मेरे को अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए निकालना ये है कि मेरे को कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए, तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम मेरे को कहाँ मिल सकती है? क्या एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेके मैं एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेके ट्रेडिंग के काम के लिए तो 10(1) के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लूं और टैक्स कंसल्टेंसी के काम के लिए 10(2) में
मतलब रजिस्ट्रेशन ले लूं, एक रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन 2 नहीं है, ठीक है, बट एक 10 ब्रैकेट 1 में है और कुछ 10 ब्रैकेट 2 में है, 2 कैपिटल ए में है, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि मैं 2 रजिस्ट्रेशन लूं, पहला ट्रेडिंग के बिजनेस के लिए 10 ब्रैकेट 1 में और दूसरा टैक्स कंसल्टेंसी के काम के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लूं 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए के अंदर। तीसरा मैं केवल एक ही रजिस्ट्रेशन लूं और वो भी 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए के अंदर। चलो सर, पहले एक रजिस्ट्रेशन की बात मतलब करते हैं। देखो, एक रजिस्ट्रेशन को जरा ध्यान से देखो, एक रजिस्ट्रेशन मैं लेना चाह रहा हूं 10 ब्रैकेट 1 के अंदर, क्या मैं ले पाऊंगा? देखो बेटा, 10 ब्रैकेट 1 के लिए मेरे बिजनेस को जरा देखो, मेरे बिजनेस के लिए मेरा जो बिजनेस है वो पहला तो ट्रेडिंग का बिजनेस है, दूसरा टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस है। सो देखो, ट्रेडिंग का बिजनेस तो इधर आ रहा है 10 ब्रैकेट 1 में, और टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस यहां नहीं आ रहा। एक सेकेंड, टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस, मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस यहां आ रहा है, टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस यहां नहीं आ रहा। क्या चेक करो, टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस यहां आ रहा है? सर यहाँ भी नहीं आ रहा। क्या टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस यहाँ आ रहा है? हाँ सर, टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस यहाँ आ रहा है। अच्छा तो सर, मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहा हूँ और ऐसा रजिस्ट्रेशन आएगा कि उसमें एक 10 1 के अंदर होगा और ट्रेडिंग के काम के लिए 10 1 में मैं टैक्स पे करा दूंगा, और जो टैक्स कंसल्टेंसी का काम है उसके लिए मैं 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए के अंदर टैक्स का पेमेंट करा दूंगा। क्या बेटा ऐसा ऐसा सिंगल रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है? सर देखो, 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए पे जा ही क्यों रहे हो? आप ट्रेडर हैं? हाँ बेटा, ट्रेडर हूं। आप कंसल्टेंसी की सेवाएं भी प्रोवाइड करा रहे हैं? हाँ बेटा, करा रहा हूं। तो 10 ब्रैकेट 2 ए में झांकने का जरूरत क्या है जब पॉइंट नंबर 5 हमारे सामने है? सो बेटा, कौन से पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहे हैं? सर मैं उस पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहा हूं, ये वाला। हाँ अच्छा, ये वाला पॉइंट नंबर 5, ये वाला पॉइंट नंबर 5 यहां से यहां तक का। अच्छा, हाँ बेटा, कह तो सही रहा है कि 10 ब्रैकेट 1 में मैं ट्रेडर तो हूं, और 10 ब्रैकेट 1 में मेरे को सिर्फ सर्विस अलाउड है, तो मेरे को 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए में जाना ही क्यों है? बेटा यहां तक जो तू कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं। क्या मेरा जो ये पॉइंट नंबर 5 जो तू बता रहा है मेरे को, इसके अंदर लिमिट दे के रखी हुई है कि आप इतनी लिमिट तक की सर्विस ट्रेडिंग के साथ प्रोवाइड करा सकते हैं, बट मेरा जो टैक्स कंसल्टेंसी का काम है वो इस लिमिट से ऊपर जा रहा है। ओहो सर, ये तो दिक्कत हो गई। इतने में ही मान जाओ ना सर, क्या क्या वो है कि और टर्नओवर बढ़ाना। बेटा मन नहीं कर रहा, थोड़ा बड़ा काम करने की इच्छा है। हाँ सर, बड़ा काम करने की इच्छा तो होनी चाहिए, क्योंकि मजा तो बड़े काम में ही आ रहा है। हाँ बेटा, अब हम बड़ा काम कर रहे हैं, इस लिमिट से बाहर जा रहे हैं। अब क्या? अब सर मुद्दा ये है कि आप ट्रेडर हैं। ट्रेडर हैं, सही बात है बेटा, इस लिमिट से बाहर हैं। हाँ सर, बिल्कुल बाहर है। टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं 10 1 में, कहीं आ नहीं रहा।
नहीं आ रहा बेटा। टैक्स कंसल्टेंसी अब कहाँ मिलेगी? सब 10 ब्रैकेट 2 मिलेगी। बिल्कुल सही है बेटा, 10 ब्रैकेट 2 मिलेगी। तो क्या सर ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लें और उसी रजिस्ट्रेशन में ट्रेडिंग वाले हिस्से के लिए 10(1) में टैक्स पे करा दें और टैक्स कंसल्टेंसी वाले हिस्से के लिए 10 ब्रैकेट 2 में टैक्स पे करा दें? ओहो, क्या दिमाग चला रहा है। कहने का कुछ कोशिश कर रहा है सर, सुन लो बात, कभी तो बच्चों की बात सुन लिया करो सर, सुन लो, कह दो हाँ। बेटा 10 ब्रैकेट 2 में जाने की पहले तो कंडीशन देखो, हमने पढ़ी थी। कहाँ सर? पढ़ाई थी शायद, आपने कहीं ध्यान नहीं आ रहा। हाँ सर देखो, ये वाला नोट नंबर 1 जो है, यहाँ एक कंडीशन लिखी थी क्या कि 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए में आप तभी कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर पाएंगे जबकि आप 10 ब्रैकेट 1 के अंदर इन एलिजिबल हो जाए। अच्छा, तो 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए ऑप्ट करने के लिए मेरे को 10 ब्रैकेट 1 से इन एलिजिबल होना पड़ेगा। तो क्या सर मैं यहाँ पे 10 ब्रैकेट 1 में इन एलिजिबल हूँ? हाँ सर, चेक करते हैं 10 ब्रैकेट 1 में हम इन एलिजिबल हैं या नहीं। देखो सर, 10 ब्रैकेट 1 में आप ट्रेडर थे, अलाउड थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक आपने कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कराई, दिक्कत चालू हो गई। दिक्कत चालू इसलिए हो गई क्योंकि हम पॉइंट नंबर 5 से 5 की जो लिमिट दे के रखी है उससे हम बाहर निकल गए, इस वाली लिमिट से हम बाहर निकल गए। तो अब हम 10 ब्रैकेट 2 तो हम अब हम 10 ब्रैकेट 1 के अंदर इन एलिजिबल हो गए। सर इन एलिजिबिलिटी तो आ रही है। तो बेटा जैसे ही आप 10 ब्रैकेट 1 के अंदर इन एलिजिबल हो जाएंगे, आप 10 ब्रैकेट 1 में टैक्स पे कर ही नहीं सकते। ओहो सर, मुद्दा मैं जो कहना चाह रहा हूं सर, पहले उसको सुनो एक बार। कोई बात नहीं है सर, हम 10 ब्रैकेट 1 से इन एलिजिबल हुए तो इन एलिजिबल कंसल्टेंसी के लिए तो हुए। जो आप टैक्स की कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसी के लिए तो इन एलिजिबल हुए, ट्रेडिंग के लिए थोड़ी ना इन एलिजिबल हुए। ओहो, बच्चा दिमाग चला रहा है। बच्चा कह रहा है सर थोड़ा सुनो सुनो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, सुनो। अच्छा, कह तो सही रहा है बेटा, लेकिन बेटा जब हम सेक्शन 10 को पढ़ने का कोशिश करते हैं, 10 ब्रैकेट 1 को, 10 ब्रैकेट 2 को, तो वो क्या कहता है? वो लॉ की लैंग्वेज में कहता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन इन एलिजिबल हो जाता है 10 ब्रैकेट 1 के अंदर, तो वो 10 ब्रैकेट 2A के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम को अप्लाई कर सकता है। तो बेटा रजिस्टर्ड पर्सन इन एलिजिबल होगा, बिजनेस इन एलिजिबल नहीं होगा। 10 ब्रैकेट 2A के अंदर जाने के लिए रजिस्टर्ड पर्सन इन एलिजिबल होगा, बिजनेस इन एलिजिबल नहीं होगा। बट पर्सन उस बिजनेस की वजह से इन एलिजिबल है। सर क्या कह रहे हो? इन एलिजिबल है, पर्सन इन एलिजिबल है, बिजनेस इन एलिजिबल नहीं है, बट बिजनेस की वजह से इन एलिजिबल है। सर चक्रा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, जे रजिस्ट्रेशन, ये दिमाग खराब हो रहा है, सिंपल भाषा में समझो। हाँ बेटा देखो, सिंपल भाषा में समझो। 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए कहता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन इन एलिजिबल हो जाता है 10 ब्रैकेट 1 के अंदर, तो वो 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है।
कहने का मतलब रजिस्टर्ड पर्सन एज अ होल इन एलिजिबल होगा, उसका बिजनेस इन एलिजिबिलिटी नहीं देखना है। वो एक अलग बात है कि बंदा उस बिजनेस की वजह से 10 ब्रैकेट 1 में इन एलिजिबल हो रहा है। मेरे केस में क्योंकि मैं कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूं, तो उसकी वजह से रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो 10 ब्रैकेट 1 में इनएलिजिबल हो गया। मैं इस कंसल्टेंसी के बिजनेस की वजह से 10 ब्रैकेट 1 से इनएलिजिबल हो गया। जब मैं 10 ब्रैकेट 1 से इनएलिजिबल हो जाऊंगा तो मैं 10 ब्रैकेट 1 में ट्रेडिंग के लिए भी टैक्स पे नहीं करा पाऊंगा। सो जो हमारे दिमाग में चल रहा है कि सर हम एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेंगे और एक सिंगल रजिस्ट्रेशन से ट्रेडिंग के बिजनेस के लिए टैक्स 10 ब्रैकेट 1 में पे करा देंगे और कंसल्टेंसी के बिजनेस के लिए टैक्स 10 ब्रैकेट 2A में पे करा देंगे, ये प्लानिंग की हमारी धज्जियां उड़ गई। ओहो सर, बड़ी मुश्किल से तो दिमाग चलाया था और आपने इस प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी। सर क्या कोई और रास्ता नहीं बनना? बेटा बनेगा क्या? 10 ब्रैकेट 1 में ही बनवा दो सर? बेटा 10 ब्रैकेट 1 में नहीं बन सकता क्योंकि 10 ब्रैकेट 1 से आप इनएलिजिबल हो गए। मैं इनएलिजिबल हो गया क्योंकि मैं कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर मेरी कंसल्टेंसी की सर्विसेज इस लिमिट तक होती, अगर मेरी कंसल्टेंसी की सर्विस इस लिमिट तक होती तो मैं 10 ब्रैकेट 1 में एलिजिबल रहता, मेरे को 10 ब्रैकेट 2A में जाने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है बेटा? सो यहां से क्या निकलेगा बेटा? निकलेगा कि कि अगर एक पर्सन ने सिंगल रजिस्ट्रेशन लेके रखा है और सिंगल रजिस्ट्रेशन में वो ऐसे बिजनेस करने का कोशिश कर रहा है जो 10 ब्रैकेट 1 में आ रहा है एक बिजनेस, और कुछ बिजनेस उसके 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए में आ रहे हैं। ठीक है? तो वो बंदा 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता। मैं रिपीट कर देता हूं। मेरे केस में मैं मोबाइल की ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं और टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहा हूं। तो मैं क्योंकि 10 ब्रैकेट 1 से बाहर हूं, 10 ब्रैकेट 1 में इनएलिजिबल हूं, तो मैं अब एक ऐसा सिंगल रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाऊंगा जहां मैं 10 ब्रैकेट 1 में तो ट्रेडिंग के लिए कंपोजिशन में टैक्स पे करा दूं और कंसल्टेंसी के बिजनेस के लिए 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए के अंदर टैक्स पे करा दूं। बात समझ में आई? सो इतनी डिस्कशन का सिर्फ एक क्रक्स निकल के आया कि मैं एक सिंगल रजिस्ट्रेशन के अंदर 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए में टैक्स एक साथ पे नहीं करा सकता। जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये और ये नीचे चीज कटी हुई है, ये इसी बात के लिए कटी हुई। ठीक है बेटा? अच्छा सर, अब 2 रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे क्या? दोनों में कंपोजिशन मिल जाएगी क्या? क्वेश्चन तो अच्छा बेटा, चेक करते। देखो सर, वहाँ लिखा हुआ था कि मैं एक स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन चाहिए तो मेरे को मिल जाएंगे। हाँ सर, वहाँ कंडीशन ये भी थी कि अगर एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लेने हैं तो सारे जितने भी रजिस्ट्रेशन लिए जाएंगे या तो उनका टैक्स कॉम्पोजिशन में पे करेंगे या उनका रेगुलर में पे करेंगे। हाँ सर, लग तो रहा है मिल जानी चाहिए। ठीक है।
सर हमारा बिजनेस क्या है? सर वही एक टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहे हैं हम। दूसरा, हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो है मोबाइल की ट्रेडिंग का। अच्छा सर, तो 2 रजिस्ट्रेशन लेके क्या करना चाह रहे हैं बेटा? सर देखो सर, दिमाग में चल ये रहा है कि 10 ब्रैकेट 1 में तो ट्रेडिंग का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए के अंदर टैक्स कंसल्टेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। चेक करते हैं सर, 10 ब्रैकेट 1 के अंदर ट्रेडिंग के बिजनेस के लिए मिल जाएगा? सर मिल तो रहा है, दिख रहा है, ये रहा ट्रेडिंग के लिए मिल रहा है। ठीक है सर, लग रहा है मिल जाए। अच्छा सर, टैक्स कंसल्टेंसी के लिए 10 ब्रैकेट 2 में मिल जाएगा? हाँ सर, ये वाला कैटेगरी जो आ रहा है इसके अंदर इसके लिए मिल जाएगा। सर लग तो रहा है कि अगर 2 रजिस्ट्रेशन लेते हैं, एक मोबाइल के लिए और एक टैक्स कंसल्टेंसी के लिए, तो दोनों जगह कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। अच्छा सर, बेटा एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो पॉइंट नंबर है जो बीच में आ जाएगा दिमाग खराब करने के लिए। अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेके रखे हैं तो ध्यान ये रखना है कि या तो आपको कंपोजिशन स्कीम 10 ब्रैकेट 1 के अंदर लेनी है या 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए के अंदर लेनी है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक की ट्रेडिंग के लिए आप 10 ब्रैकेट 1 में ले लें और कंसल्टेंसी के लिए आप 10 ब्रैकेट 2 में ले लें। सर ये तो प्लान की धज्जियां हो रही। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, प्लान की धज्जियां उड़ गई। हम 2 रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते अपने इस बिजनेस के लिए। अच्छा सर, एक और बात आ रही दिमाग में। हाँ बेटा पूछो, क्या है? सर बात ये आ रही है दिमाग में कि हम एक ही रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए में जाके लेंगे तो मिल जाएगी। बहुत खतरनाक टाइप से क्वेश्चन लग रहा है सर ये तो। 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए में रजिस्ट्रेशन लेना है, सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना है, दोनों के लिए ही मेरे को 10 ब्रैकेट 2 ए का रजिस्ट्रेशन लेना है। अच्छा सर, पहले चेक करो कि 10 ब्रैकेट 2 ए में कब पहुंचेंगे। सर 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए में तब पहुंचते हैं जब हम 10 ब्रैकेट 1 से इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो सर पहले देख तो लो आप 10 ब्रैकेट 1 के अंदर इनएलिजिबल है या नहीं है। हाँ सर, अभी हमने पीछे देखा तो है कि 10 ब्रैकेट 1 के अंदर हमें टैक्स कंसल्टेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता, तो हम रजिस्टर्ड पर्सन हो गए और हम इनएलिजिबल हो गए 10 ब्रैकेट 1 के अंदर। तो सर हमें रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वहां से इनएलिजिबल हो गए हैं, तो 10 ब्रैकेट 2 में ये जो यहाँ पे आ रहा है सप्लायर, ये अदर गुड्स, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अदर गुड्स और सर्विस, एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर गुड्स और सर्विस। हाँ सर, इसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सो कहने का मतलब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हुए। अब पहला ऑप्शन तो ये कि हम 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन लें, वो भी हमें मिल जाएगा। दूसरा, हम केवल रजिस्ट्रेशन, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लें और वो भी 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए में जाके लें, दोनों बिजनेस के लिए, वो भी मिल जाएगा। लेकिन हम 10 ब्रैकेट 1 के अंदर ट्रेडिंग के बिजनेस का लेना चाह रहे हैं और 10 ब्रैकेट 2 ए के अंदर टैक्स कंसल्टेंसी के लिए लेना चाह रहे हैं, तो ये पॉइंट की वजह से, सेपरेट रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट की वजह से हमें कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। क्लियर? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल समझ में आ गया हमें। अब आइए पॉइंट नंबर 2। देखो बेटा, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? एक और कंडीशन पूरी करनी है। वो क्या है? वो कह रहे हैं कि जब हम कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए जा रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन लगाएंगे कॉम्पोजिशन स्कीम की,
और कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने की एप्लीकेशन के टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि RCM 94 के अंदर टैक्सेबल था। सर 94 तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मान लो 94 के अंदर का कोई भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि तब आप अनरजिस्टर्ड रहे होंगे, तब आपने कोई टैक्स पे नहीं कराया होगा। अब आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो 94 के आपके हाथ में जो स्टॉक आ रहा है, उस स्टॉक के ऊपर आपको टैक्स पे कराना पड़ेगा अलग से। पहले आप टैक्स पे कराएंगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, कंपोजिशन आपकी इफेक्टिव होगी उसके बाद। ठीक है सर, समझ में आ गया कि अगर 94 वाली कोई RCM इनवर्ड सप्लाई हमने करके रखी थी पहले, और कंपोजिशन एप्लीकेशन के टाइम पे वो स्टॉक हमारे हाथ में पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर हमें पहले 94 के अंदर जो टैक्स बनेगा वो टैक्स हमें पहले पे कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है सर, आ गया पॉइंट नंबर 2 समझ। पॉइंट नंबर 3 क्या? देखो सर, पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम के बंदे हैं तो आप टैक्स इनवॉइस को इश्यू नहीं करेंगे, आप उसकी जगह पे बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेंगे। सर ये क्या है? देखो बेटा, ऐसा है, इनवॉइस दो तरीके के होते हैं। पहला इनवॉइस टैक्स इनवॉइस होता है, दूसरा इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई होता है। ठीक है, सो टैक्स इनवॉइस कहाँ इश्यू होता है? जहां पे सप्लायर इनवॉइस के ऊपर टैक्स को चार्ज करता है और कलेक्ट करता है अपने बायर से, वहां टैक्स इनवॉइस इश्यू किया जाता है। और जहां इनवॉइस के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो वहां पे इनवॉइस जो इस्तेमाल किया जाता है उसका बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस नहीं बोलते। सर हमने तो हमने ये पहले पढ़ के रखा है कि कॉम्पोजिशन स्कीम वाले बंदे जो हैं वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इससे अपने बायर से और अपने ITC का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये पैसा अपनी पॉकेट से एक मतलब करेंगे गवर्नमेंट को। हाँ सर, तो ठीक है, तो ये बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा, बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, जो भी टैक्स सप्लाई के ऊपर बनेगा वो हम अपनी पॉकेट से पे कराएंगे। सर पॉइंट नंबर 3 इतना बड़ा लंबा चौड़ा काय को देख रहे हैं बेटा? वो ऐसा है, बिल ऑफ सप्लाई जो आप बनाएंगे उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखनी है आपको। क्या बताना है? एक लाइन जो आपको एपोस्ट्रोफिक कॉमा के अंदर जो दिख रहा है वो क्या है? कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। ये बात आप अपने बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर लिख देंगे ताकि सामने वाले बंदे को पता पड़ जाएगा कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं और उस बंदे को इसकी ITC नहीं मिलेगी। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 4 क्या है? जो बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करेगा उसको अपने साइन बोर्ड के ऊपर, ठीक है, जो भी साइन बोर्ड आपने लगा के रखा हुआ है, जो बिजनेस का जो एक नाम के लिए जो साइन बोर्ड बनाया जाता है उसके ऊपर आप लिखेंगे कुछ चीजें। क्या? कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। सर इसको कहाँ कहाँ लगाना पड़ेगा? जो भी आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां जो आपका नाम का बोर्ड लगा हुआ है उसमें एक सही सी जगह देखकर आप ये वर्ड उसके अंदर लिख देंगे। क्या? कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ताकि सामने वाला ग्राहक जब भी आपके पास आएगा तो उसको देख के ही पता पड़ जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन स्कीम में लिया है। तो आप गलती से भी टैक्स कलेक्ट करना चाहेंगे तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना तो उसको भी पता होगा कि कॉम्पोजिशन वाला बंदा कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपनी जो कंडीशंस का पोर्शन है वो पूरा खत्म कर लिया है। पहले हमने एलिजिबिलिटी कंडीशन देखी, फिर ये अदर कंडीशंस देखे, अब हम कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स कैसे निकाला जाएगा उसको देखें। ठीक है।